हे भगवान, ये बारिश ने तो जैसे काम करना ही मुश्किल कर दिया है। सुबह से खेतों में खुदाई हो रही है, लेकिन मिट्टी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान, ये बारिश ने तो काम करना दुश्वार कर रखा है। सुबह से खुदाई कर रहा हूं, मिट्टी है कि थम ही नहीं रही। हम बीज कैसे रोपेंगे? लगता है इस साल भी फसल देखने को नहीं मिलेगी। देखो ना, जो भी थोड़ी बहुत फसल थी, सब लगातार बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। रो मत भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मेरी किस्मत में तो जैसे रोना ही लिखा है भाई। दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन ये बारिश और तूफान आकर सब तबाह कर देते हैं। अच्छा, अब घर चल। बारिश में ज्यादा देर भीगने से कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ चलो, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि अपने इलाज के लिए दवाइयां तक खरीद सकूं। गोपाल अपने दोस्त के साथ निराश चेहरा लिए खेत से बाहर निकलता है। दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक धनी व्यक्ति अपनी बेटी के साथ खड़ा दिखाई देता है। सुनो, ये मुखिया का घर कहाँ है? आप कौन हैं? मैं इस गांव का नया जमींदार हूं। आज ही शहर से आया हूं। जिस पर्ची में मुखिया का पता लिखा था, वो मुझसे कहीं खो गई है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको मुखिया जी के घर ले चलता हूं। इसके बाद वे सभी मुखिया के घर पहुंचते हैं। जमींदार और उसकी बेटी अंदर चले जाते हैं, लेकिन गोपाल दहलीज के बाहर ही रुक जाता है। क्या हुआ गोपाल? अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं ये दहलीज पार नहीं कर सकता। यही मुखिया जी का नियम है। ये कैसा अजीब नियम है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार हैरानी से सवाल पूछ ही रहा था कि तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है। इन गरीबों को मेरी चौखट पार करने की इजाजत नहीं है। मुखिया जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी का अपमान करना सही नहीं है। लोग गरीब अपनी मर्जी से नहीं बनते। बेटी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, बड़ों के बीच में मत बोला कर। हम गांव में नए आए हैं, हो सकता है यहाँ की है कोई परंपरा हो। माफ करना मुखिया जी, मैं आपकी दहलीज तक ही आया था। अब मैं चलता हूं। गोपाल उदास मन से वहां से वापस लौट जाता है। शाम हो जाती है। गोपाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी गंगा और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती हैं। आप आ गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। कहो, अब क्या कहना है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस खेत के काम से परेशान हूं। ऊपर से मुखिया के ताने। ऐसा लगता है जैसे गरीब होना कोई पाप हो। अब उस कलमुहे मुखिया ने क्या किया? छोड़ो मां, गंगा, तुम बताओ क्या बात है? हम कब तक इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? अब हमें एक पक्का मकान बना लेना चाहिए। अभी खेती बिल्कुल नहीं हो रही। पक्का मकान तो दूर, हमारे पास एक ईंट खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। इतना कहकर गोपाल चुप हो जाता है। और धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है। उस रात गोपाल को नींद नहीं आती। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं और हर एक आवाज उसके दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। गरीबी, बेइज्जती और बेबसी, ये तीनों चीजें जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। क्या सच में मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन गोपाल के मन का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह खेत की ओर जाने ही वाला था कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे गोपाल, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाया है। मुझे? लेकिन क्यों? गोपाल घबराते हुए जमींदार के घर पहुंचता है। इस बार वह दहलीज के बाहर नहीं रुकता, क्योंकि उसे खुद बुलाया गया था। आओ गोपाल, अंदर आओ।
डरने की जरूरत नहीं है। गोपाल धीरे धीरे अंदर जाता है। उसकी आंखों में डर भी था और सवाल भी। आपने मुझे बुलाया साहब? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी जमींदार की बेटी भी वहां आ जाती है। उसकी नजरों में गोपाल के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी, यही वो आदमी है जिसके साथ कल मुखिया ने गलत व्यवहार किया था। हाँ, मैंने सब देखा था और यही वजह है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। गोपाल, गोपाल का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए साहब। नहीं गोपाल, गलती तुम्हारी नहीं है। जमींदार अपनी कुर्सी से उठता है और खिड़की के पास जाकर बाहर खेतों की ओर देखने लगता है। मैं शहर से यहां सिर्फ रहने नहीं आया हूं, मैं इस गांव को बदलने आया हूं। मैं तो एक गरीब किसान हूं साहब। गरीब होना कमजोरी नहीं होता गोपाल, कमजोरी होती है डर और हार मान लेना। गोपाल पहली बार किसी अमीर इंसान के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मेरे पास कुछ खाली जमीन है। अगर तुम मेहनत करो तो मैं तुम्हें वही जमीन खेती के लिए दे सकता हूं। गोपाल की आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसने कोई सपना सुन लिया हो। मैं तो एक गरीब किसान हूं साहब। तुम कर सकते हो गोपाल, हमें तुम पर भरोसा है। एक तरफ उम्मीद की किरण थी और दूसरी तरफ डर कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। सोच लो गोपाल, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। गोपाल कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ और गंगा का चेहरा घूम जाता है। यही वो पल था जब एक गरीब किसान ने अपनी किस्मत बदलने की पहली कदम उठाया। लेकिन क्या सच में सब इतना आसान होगा? क्या मुखिया इतनी आसानी से गोपाल को आगे बढ़ने देगा? गोपाल ने नया काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन उसकी यह तरक्की गांव के मुखिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मुखिया को डर था कि अगर गोपाल सफल हो गया तो गांव में उसकी इज्जत और ताकत कम हो जाएगी। एक गरीब किसान मुझसे आगे निकलेगा, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसी रात मुखिया अपने आदमियों को गोपाल के खेत में भेज देता है। अंधेरी रात में कुछ लोग चुपके से खेत में घुसते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। अगली सुबह नहीं ये किसने किया? उसकी मेहनत, उसके सपने सब एक ही रात में मिट्टी में मिल चुके थे। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? गोपाल घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहां जमींदार और उसकी बेटी पहुंचते हैं। गोपाल, ये किसने किया? साहब, ये सब मुखिया का काम है। वो नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। जमींदार की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जमींदार सीधे मुखिया के घर पहुंचता है। अब बहुत हो गया। मुखिया जी, बाहर आइए। क्यों चिल्ला रहे हो? गोपाल के खेत बर्बाद करवाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्या हुआ, साबित कर सकते हो? तभी जमींदार के आदमी उन लोगों को पकड़कर ले आते हैं जिन्होंने खेत बर्बाद किया था। साहब, हमें मुखिया ने ही भेजा था। सच सामने आते ही मुखिया की बोलती बंद हो जाती है। आज के बाद तुम इस गांव के मुखिया नहीं रहे। जमींदार उसी वक्त पंचायत में फैसला सुनाता है और मुखिया को उसके पद से हटा दिया जाता है। कुछ महीनों बाद गोपाल की मेहनत रंग लाती है। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी होती है। अब वही गोपाल जिसे कभी दहलीज पार करने की इजाजत नहीं थी, आज पूरे गांव में सम्मान के साथ जी रहा था। हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीबी कोई पाप नहीं होती और मेहनत करने वाला इंसान एक दिन अपनी किस्मत जरूर बदलता है। 4 दिन से एक बूढ़ा आदमी मंदिर में भूखा बैठा था। वो बार बार भगवान से सिर्फ एक ही बात कह रहा था। भगवान, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो भगवान।
लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता था कि उसका वही बेटा, जिसे उसने गुस्से में घर से निकाल दिया था, अब पूरे पहाड़ पर सबसे मशहूर ढाबे का मालिक बन चुका है। पहाड़ों की गोद में बसा खूबसूरत शहर शिमला अपनी ठंडी हवाओं, ऊंचे देवदार के पेड़ों और सुंदर पहाड़ियों के लिए पूरे देश में मशहूर था। इसी शहर के एक छोटे से घर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत ही आलसी और कामचोर था। उसे सुबह देर तक सोना, दिन भर इधर उधर घूमना और दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। काम करने से तो जैसे उसे सख्त नफरत थी। सुबह का समय था, सूरज काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन रोहित अभी भी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। कमरे की खिड़की से धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी बाहर से उसके पिता बबलू की तेज आवाज आई। रोहित, अरे ओ रोहित, कब तक सोता रहेगा? घड़ी देख, 11 बज गए। सूरज सर पर चढ़ चुका है, चल जल्दी से उठ जा। अरे बापू, अभी तो सुबह ही हुई है, थोड़ा और सोने दो ना। सुबह ही हुई है, पूरे गांव वाले खेतों में काम पर चले गए हैं और तू अभी भी सो रहा है। बापू, इतना गुस्सा क्यों करते हो? उठकर भी कौन सा पहाड़ तोड़ना है? तुझे हर बात मजाक लगती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अब बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा सीख बाप के रहते बेटा काम करे, ये अच्छी बात लगती है क्या? ले। देख बेटा, आज नहीं सीखेगा तो कल बहुत पछताएगा। जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी होती है। बापू, आप बहुत सोचते हो, जिंदगी आराम से भी कट सकती है। अब बबलू का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में एक बाल्टी पानी लाया और पूरी की पूरी बाल्टी रोहित के ऊपर पलट दी। अरे अरे बापू, ये क्या कर रहे हो? तुझे जानवर से इंसान बना रहा हूँ। आज से तू भी मेरे साथ काम पर चलेगा। मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। अच्छा, अगर काम नहीं करना है तो मेरे घर में रहने का भी हक नहीं है तुझे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। जा, चला जा, और जब तक मेहनत करना नहीं सीखता वापस भी मत आना। रोहित ने जल्दी से अपना छोटा सा बैग उठाया। बिना कुछ सोचे वो घर से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों से गांव की सड़क पर चलता चला गया। कुछ ही देर में वो गांव से दूर निकल चुका था। चलते चलते उसके सामने एक बड़ी पहाड़ी आ गई। रोहित ने ऊपर की तरफ देखा और मुस्कुराया। अरे वाह, क्या शानदार जगह है, यहाँ कोई डांटने वाला भी नहीं होगा। अब यहीं आराम से रहूंगा। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। पेड़ की ठंडी छाया में बैठते ही उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद वो वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और कुछ ही मिनटों में रोहित गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ दिन उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देने वाले थे। कुछ घंटों तक सोने के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। रोहित उठकर बैठ गया और अंगड़ाई लेने लगा। उसने इधर उधर देखा। चारों तरफ पहाड़, पेड़ और शांति ही शांति थी। वाह, क्या मजेदार जगह है। यहाँ कोई डांटने वाला भी नहीं है, कोई काम नहीं, बस आराम ही आराम। लेकिन तभी उसके पेट से घुर घुर की आवाज़ आने लगी। अरे ये क्या, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। रोहित ने नीचे गांव की तरफ देखा। दूर से कुछ छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अरे हाँ, नीचे एक गांव दिख रही है, वहाँ जरूर कुछ खाने को मिल सकता है। वह जल्दी जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। गांव की गलियों में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरतें पानी भर रही थीं। रोहित की नज़र अचानक एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान से गरम गरम समोसे और जलेबी की खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघते ही रोहित के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से दुकान के पास पहुंच गया। ओ भैया, जरा एक प्लेट समोसा और जलेबी दे देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। पैसे हैं तेरे पास? पैसे अभी तो नहीं है, बाद में दे दूंगा। यह सुनते ही दुकानदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या पैसे नहीं है तेरे पास? तू यहाँ क्या करने चला आया? क्या समझ रखा है? ये दुकान तेरे बाप की है क्या? चल निकल यहाँ से, यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता। वह चुपचाप वहां से चला गया।
अब उसकी भूख और बढ़ गई थी। वह गांव की गलियों में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। भूखा और थका हुआ रोहित वापस पहाड़ी पर आ गया। वह फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। आज लगता है भूखे ही रहना पड़ेगा। घर पर होता तो अभी तक गरम गरम खाना मिल गया होता। उस रात रोहित भूखा ही सो गया। अगली सुबह जब रोहित की आंख खुली तो उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। उसका पेट अभी भी खाली था। वह धीरे धीरे उठकर फिर गांव की तरफ चल पड़ा। अब उसकी चाल भी कमजोर हो चुकी थी। ओ भैया, घर पर कोई है क्या? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। उस घर से एक आदमी बाहर निकला। भैया कुछ खाने को हो तो दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। इतने जवान तो दिखते हो, अच्छे खासे भले चंगे लगते हो, फिर भी भीख मांग रहे हो। कुछ काम क्यों नहीं करते हो? काम? रोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, कोई तुझे खाना नहीं देगा। वह आदमी वहां से चला गया। अब रोहित को समझ आने लगा था कि बिना काम किए कोई उसकी मदद नहीं करेगा। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। उस दिन भी रोहित को कुछ खाने को नहीं मिला। तीसरे दिन रोहित की हालत और खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। वो उसी पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। बापू सही कहा करते थे, बिना मेहनत किए जिंदगी नहीं चलती। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं जरूर मेहनत करूंगा। उसी समय अचानक उसे सामने से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, एक बूढ़ी अम्मा सड़क पर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, कमर टूट गई ने। और यहीं से रोहित की जिंदगी बदलने वाली थी। रोहित धीरे धीरे उठकर उनकी तरफ भागा। भले ही वह खुद बहुत कमजोर था, लेकिन किसी को मुसीबत में देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। अम्मा, अम्मा आप ठीक तो है ना? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। शायद चक्कर आ गया था इसलिए गिर गई। फिर उसने जमीन पर गिरी हुई सब्जियां भी उठाकर उनकी टोकरी में रख दी। बेटा तू बहुत अच्छा इंसान है। अगर तू नहीं होता तो मैं शायद उठ भी नहीं पाती। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? हाँ बेटा, मेरा घर यहीं पास में ही है। रोहित ने अम्मा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें सहारा देते हुए चलने लगा। कुछ ही देर में वे दोनों एक छोटे से कच्चे घर के सामने पहुंच गए। बेटा, तूने मेरी इतनी मदद की है। आजा, अंदर आजा। थोड़ा आराम कर ले, फिर चले जाना। उसे याद आया कि वह 2 दिन से भूखा था, लेकिन उसने सीधे मांगने की हिम्मत नहीं की। अच्छा ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो आराम कर लेता हूँ। वह घर के अंदर चला गया। घर बहुत साधारण था, लेकिन साफ सुथरा था। बेटा तू यहीं पर बैठ, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज लेकर। अम्मा ने उसे चारपाई पर बैठने को कहा। कुछ ही मिनट बाद अम्मा रसोई से गरम गरम रोटी और सब्जी लेकर आई। खाने की खुशबू से ही रोहित का मन खुश हो गया। अम्मा ने प्लेट उसके सामने रख दी। ले बेटा, खाना खा ले। ये सारी चीजें मेरे लिए है। हाँ बेटा, तूने मेरी मदद की है ना, इसलिए ये तेरे लिए ही है। अब रोहित खुद को रोक नहीं पाया। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसने पूरी प्लेट खत्म कर दी। अम्मा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। वो इसलिए क्योंकि ये मेहनत के बाद मिला है बेटा। यह बात सुनकर रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपने पिता की बातें फिर से याद आने लगी। अम्मा ने अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और रोहित के हाथ में दे दिया। अम्मा ये क्या है? ये एक खास तरह का मसाला है। मसाला? रोहित ने डिब्बा खोला। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हाँ बेटा, यदि तुम इसे अपने खाने में डालोगे तो उस खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसे हमेशा अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल करना।
रोहित ने वह डिब्बा संभालकर अपने बैग में रख लिया। उसके दिल में पहली बार एक नई उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी अभी भी बदल सकती है। कुछ देर बाद रोहित अम्मा को धन्यवाद कहकर वहां से निकल गया। वो वापस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। अगर इस मसाले से खाने का स्वाद सच में इतना अच्छा हो जाता है तो क्यों ना मैं कुछ बेचने की कोशिश करूं। कुछ पैसे भी कमा लूंगा और जीने का साधन भी बन जाएगा। और यहीं से रोहित की जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला था। अम्मा के घर से लौटने के बाद रोहित के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहना चाहता था। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना जरूरी है। पेड़ के नीचे बैठकर वो नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। उस सड़क से रोज बहुत से लोग गुजरते थे। कुछ लोग पहाड़ी पर घूमने आते थे, कुछ मंदिर जाने के लिए इस रास्ते से गुजरते थे। रोहित ध्यान से सब देख रहा था। अगर मैं यहाँ मैगी बनाकर बेचूं तो शायद लोग खरीदेंगे। फिर उसे अम्मा का दिया हुआ जादुई मसाला याद आया। उसने अपना बैग खोला और वो छोटा सा डिब्बा निकाला। अगर मैं मैगी बनाकर उसमें यह मसाला डाल दूं तो शायद लोगों को बहुत पसंद आए। अब रोहित ने फैसला कर लिया था। अगले दिन वह गांव गया और थोड़े पैसे उधार लेकर मैगी के पैकेट, एक छोटा स्टोव, गैस सिलेंडर और कुछ बर्तन खरीद लाया और पेड़ के पास एक छोटा सा टेंट लगा लिया। उसने एक छोटा सा काउंटर भी बना लिया।